हेलो दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में, यानी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे उनके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, उनके एडल्टहुड के बारे में, फिर उनका साउथ अफ्रीका में जो जर्नी रही वहाँ के बारे में। साउथ अफ्रीका से जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे पार्टिसिपेट किया, उनकी कोर फिलॉसफी क्या थी, और उनके जो सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि बहुत ही फेमस हैं और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइफ को लेके उनकी कोर फिलॉसफी क्या थी और उनकी डेथ कैसे और किन कारणों से हुई, कैसे हुआ पूरा मामला। तो नटशेल में बात यह है कि हम महात्मा गांधी जी की जो है पूरी लाइफ जर्नी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा जो आप में से शायद ही किसी को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा मे भी, जिन्होंने उनके बारे में बहुत डिटेल स्टडी की है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। तो बेसिक बात यह है कि हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी का जो बर्थ है, जो उनकी जो बर्थ हुई थी वो 2 अक्टूबर को 1869 में गुजरात के पोरबंदर इलाके में हुई थी। उनके पेरेंट्स का नाम था, आप उनके नाम से ही पता लगा सकते हो कि हम उनको क्या कहते हैं, M.K. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास बाय डिफॉल्ट महात्मा गांधी का नाम है और करमचंद उनके डैडी का नाम है, गांधी तो उनका सरनेम है। तो उनके जो पेरेंट्स थे, उनके पिता का नाम जो था वो करमचंद है, हम सबको पता है, बहुत बेसिक सी चीज है। और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है। अच्छा, और एक फन फैक्ट, उनके जो पिताजी हैं करमचंद, ये उस वक्त एक जो है वो प्रिंसली स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, यानी दीवान थे। यानी महात्मा गांधी जो है वो कोई पुअर फैमिली में नहीं पैदा हुए थे, उनके डैडी एक प्रिंसली स्टेट के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, यानी उस वक्त उसको दीवान कहा जाता था कि वो एक दीवान थे। और उनकी माता जो है, जो पुतलीबाई है, बहुत ही हाईली रिलीजियस वुमन थी, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस से महात्मा गांधी जो है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस वो खुद भी थे, क्योंकि जो उनकी माता है पुतलीबाई जी, ये बहुत ज्यादा मतलब श्रीमद् भगवद गीता और जैन फिलॉसफी से काफी इंस्पायर्ड थी। तो अर्ली चाइल्डहुड में ये महात्मा गांधी जी को ये सारी चीजें भी सिखाती रहती थी। उन्हीं से इंस्पायर होकर महात्मा गांधी का भी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हुआ था वो हुआ था। अब अर्ली चाइल्डहुड में जो महात्मा गांधी जी का ओवरऑल बिहेवियर था वो काफी, यानी वो रिबेलियस थे बचपन से ही, और पढ़ाई वगैरह में बहुत एवरेज थे, बेसिक एकेडमिक्स थी, बहुत ज्यादा हैवी वो ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, सॉलिटरी पर्सनैलिटी थे, इंट्रोवर्ट थे, बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, और उनको अंधेरे से बहुत डर लगता था। उन्होंने बचपन में थोड़ी सी थेफ्ट यानी स्टीलिंग वगैरह भी की हुई थी, चोरी वगैरह भी किया था उन्होंने, और उन्होंने स्टीलिंग की थी, स्मोकिंग करते थे बचपन में छुप छुप के, जैसे कि आमतौर से सारे बच्चे करते हैं। और इन मामलों में उनके डैडी ने उनको पकड़ लिया था। उन्होंने अपने बड़े भाई की जो है वो उनके ऑर्नामेंट में से गोल्ड का पीस चुरा के जो है वो उसको बेच के कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ कर रहे थे, स्मोकिंग वगैरह भी करते हुए पकड़े गए थे। तो उनके डैडी ने उनको बहुत डांटा था, बहुत समझाया था, और वहीं से जो है पहली बार उनके ये चीज समझ में आई कि यार मेरे इस हरकत की वजह से डैडी को बहुत बुरा लगा है, तो मेरे लाइफ की किसी भी हरकत की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इमोशनल या किसी भी तरीके की, मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। और यहीं से उन्होंने नॉन वायलेंस की जो फिलॉसफी है वो डेवलप की थी इसी मूवमेंट के बाद से। ठीक है। और अब उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनकी जो शादी है बहुत अर्ली एज में हो गई थी। महात्मा गांधी जी की शादी बहुत ज्यादा अर्ली एज में। अच्छा, शादी से पहले, चलो पहले शादी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी स्कूलिंग वगैरह का देखेंगे। तो उनकी शादी जो है वो कस्तूर बाई नाम की महिला से हुई थी, जिस वक्त महात्मा गांधी जी जो थे वो सिर्फ हार्डली 13 साल के थे। तो यहाँ पे 1869 में उनकी बर्थ हुई है, 1883 में उनकी शादी हुई थी कस्तूरबाई के साथ। ठीक है, कस्तूरबाई के साथ उनकी 1883 में शादी हुई थी। यहाँ पे अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो हार्डली 13-14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। कस्तूरबाई के साथ उनके जो बच्चे थे, 4 टोटल उनके महात्मा गांधी जी के बच्चे थे। ठीक है, इनके 4 बेटे थे। बेटों का नाम फिलहाल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो नाम रहने देते हैं, आप इतना याद रखिए कि उनके 4 टोटल बच्चे थे। और इनकी जो बेसिक स्कूलिंग है वो पहले जो बेसिक स्कूलिंग उनकी अल्फ्रेड हाई स्कूल नाम के एक स्कूल से हुई थी, और उसके बाद फिर वो सामल दास नाम के कॉलेज से उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद यहां से उनका जो लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है वो चालू होता है एडल्टहुड। जब वो एडल्ट हुए
और अब क्योंकि वो बाय एजुकेशन जो है वो एडवोकेट थे, लॉयर थे, तो इंडिया में उनकी जो एडवोकेसी है बहुत ज्यादा चल नहीं रही थी, उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। तो पहली बार वो साउथ अफ्रीका में उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वहां पे वो जा रहे थे 1893 में। तो यहाँ पे फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो 1893, यहां से उनकी साउथ अफ्रीका की जर्नी चालू होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये साउथ अफ्रीका जाने से पहले उन्होंने अपने फैमिली को कुछ प्रोमिसेस वगैरह किए थे। वो प्रोमिसेस ये थे, इस तरीके से थे कि उनकी वाइफ ने उनसे प्रॉमिस लिया था कि आप साउथ अफ्रीका जा रहे हो, लेकिन साउथ अफ्रीका जाने के बाद आप वहां पे शराब नहीं पियोगे, आप जो है वो कोई 2 नंबर का काम नहीं करोगे, और स्पेशली आप किसी भी लड़की के टच में नहीं आओगे, आप किसी भी फॉरेनर लड़की के टच में नहीं आओगे, आप किसी भी फॉरेनर लड़की के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशन वगैरह डेवलप नहीं करोगे। इस तरीके का जो है वो उनके साथ उनकी फैमिली ने उनसे प्रॉमिस लिया हुआ था, और ये प्रॉमिस करने के बाद ही वो गए थे। यहाँ पे जब वो जा रहे थे तो उनकी एज ऑलमोस्ट 24 ईयर्स की थी, यानी एक अच्छे खासे एडल्ट थे वो। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका में जाने के बाद वहां पे वो 1915 तक रहे, 1915 तक वो वहां पे रहे। 1915 में उनकी इंडिया वापसी हुई। लेकिन इसी दौरान वहां पे साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ नाताल करके एक जगह थी, वहां पे कुछ इंडियंस रहा करते थे, और वहां पे उन्होंने ये देखा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो नाताल में इंडियंस के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है, बहुत उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते। तो सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने डेवलप किया था, वो यही इस नाताल वाले प्रोटेस्ट में उन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया था। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य आग्रह। 2 वर्ड से ये टूट के बना है, सत्य और आग्रह। सत्य यानी वी ऑल नो ट्रुथ, और आग्रह यानी फोर्सफुली। तो सच्चाई की ताकत, सच्चाई का पावर, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो जो सबसे पहली बार उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया वो ये था कि वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, हाउएवर वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास जो है फर्स्ट क्लास जो है उसका टिकट था, बट स्टिल ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने, क्योंकि वो अपने स्किन टोन में थोड़े से डार्क थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनको जो है धक्के मार के चालू ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, ये कह के कि भाई यहाँ पे सिर्फ ये हम व्हाइट स्किन वाले रहेंगे इस फर्स्ट क्लास में, यू ब्लैक इंडियंस हाउ कैन यू इंटर इन दिस कोच। इस तरीके से उनको जो है वो बाहर ढकेल दिया गया था। तो वहां पे पहली बार उनको ये डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ कि यार मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपर कास्ट हिंदू हूं, और क्या नाम से जो है मैं ब्रिटिशर्स की तरह ड्रेस्ड अप हूं, मैं एक लॉयर हूं और यहाँ पे रह रहा हूं, ये मुझे जानते हैं, उसके बाद स्टिल दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वो कमजोर और कम पढ़ा लिखा इंडियन और स्पेशली लो कास्ट इंडियंस, उनको तो बेचारों को दुनिया में किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता होगा। वहां से उनको ये बात ट्रिगर हुई, और फिर वहीं से ये पूरा जो उनका नाताल वाला सत्याग्रह था, यहाँ से ये पूरी उनकी जो वो स्टोरी है वो शुरू होती है। और यहाँ से फिर उसके बाद पूरा जो है उनका फिलॉसफी जो है वो कि जो लोग सही नहीं है और जो लोग पावर में है उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना नॉन वायलेंट तरीके से, हंगामा मचाए बिना, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, जो है इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए अपने हक के लिए। और फाइनली जैसा कि मैंने बताया कि 1915 में महात्मा गांधी जी जो हैं वो इंडिया वापस आ गए थे। और फिर भी ऑल नो कि उसके बाद फिर वो अलग अलग सत्याग्रह उनके रेगुलर, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बाप रे यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का वही हाल है, यहाँ भी वो इंडियंस को जो है वो सता रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं और बाकी का सारा मामला हो रहा है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने जो है वो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले किया। ये आप हिस्ट्री की किताबों में इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं फिलहाल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चंपारण सत्याग्रह के बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे हुआ। ये सब 1915 में नहीं हुआ है, ये 17 में हुआ है, ये 18 में हुआ है। तो ये टाइम पीरियड अलग है। मैं ये बता रहा हूँ 1950 में वो इंडिया वापस आए, वो यहाँ पे जो है वो रिटर्न टू इंडिया हुआ उनका 1915 में। और उसके बाद फिर ये पूरा मामला शुरू हुआ। और फिर ये भी हमको पता है कि फिर 1920 में जो है वो उन्होंने पहली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। व्हाट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो ये था कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट मत करो, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से।
जहां पे उन्होंने स्वराज का जो है वो सबसे पहली बार जिक्र किया कि हमको जो है सेल्फ रूल, स्वराज यानी सेल्फ रूल, ब्रिटिशर्स हम पे राज नहीं करेंगे, हम खुद अपनी हुकूमत चलाएंगे, हमको हमारा मामला सौंप दो और आप जाओ भाई, आप यहाँ पे रह के कोई बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे हो, आप हमको यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो स्वराज और स्वदेशी करके जो है वो उन्होंने सबसे पहली बार यहाँ पे पूरा मामला शुरू किया। और उसी के बाद फिर हमको पता है कि 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया इसी नॉन कोऑपरेशन में। ये आप सब लोग जो है वो हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते रहते हो, हिस्ट्री के टीचर्स से सुनते रहते हो। और चौरी चौरा इंसिडेंट में, यानी बेसिकली एक मैं समरी दे देता हूँ, चौरी चौरा इंसिडेंट जो है यहाँ पे हुआ, ये एक जगह का नाम है चौरी चौरा। वहां पे इंडियंस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करते करते कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को, कुछ ब्रिटिश पुलिसमैन को पुलिस स्टेशन में बंद करके जिंदा जला दिया था। तो इतना हैवी नॉन वायलेंस देखने के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टेप बैक कर लिया, बोला भाई जाने दो, ये वाला मामला नहीं सही है। तो वहां पे फिर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। फिर फाइनली 1930 के अंदर वापस से उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया। एंड व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के कानून मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स थे बहुत हैवी सॉल्ट टैक्स लगाते थे, यानी वो नमक के ऊपर भी टैक्स लगाते थे। तो महात्मा गांधी जी का जो कहना था वो ये था कि यार नमक जिंदगी की बेसिक नेसेसिटी है, उसके ऊपर तो टैक्स ना लगाओ आप, वो तो लोगों को लेने दो। तो जब ब्रिटिशर्स नहीं माने तो फाइनली उन्होंने फिर वो दांडी यात्रा किया, दांडी मार्च किया, जो पूरा उन्होंने जो है वो अपने आश्रम से लेके साबरमती तक वो गए और वहां पे उन्होंने खुद नमक बनाया और जो है वो सॉल्ट टैक्स को जो है वो ब्रेकआउट किया। इस तरीके से वो पूरा मामला है। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो सारा जो है आप हिस्ट्री में पढ़ते रहते हो। और फिर फाइनली ये पूरा मामला होने के बाद 1942 के अंदर महात्मा गांधी ने जो है वो इन्होंने ही जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में जो था ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, यानी उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि भाई आप इंडिया को इमीडिएटली छोड़ के जाओ और पूरी जो पावर ऑफ अथॉरिटी है वो हमको हैंड ओवर करो, आप इमीडिएटली अभी के अभी छोड़ के जाओ। जिसमें उन्होंने इंडियन लोगों से डू और डाई का जो है वो नारा दिया था कि या तो करो या मरो, आप या तो ये ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाओ या इनके हाथों मारे जाओ। ये सारा मामला हुआ। अब इसके बाद जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे चालू होता है 1944 के बाद, जब महात्मा गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबाई जी, जब उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो पार्ट उनकी लाइफ का चालू होता है, जिसको अभी हम देखेंगे यहाँ पे, जिसको उनकी सेलिबसी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं, कि उनके सेलिबसी एक्सपेरिमेंट्स 1944 में उनकी वाइफ का जो है वो डेथ होता है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने सेलिबसी एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। व्हाट इज सेलिबसी एक्सपेरिमेंट्स? ये सेलिबसी की स्पेलिंग में ई आता है, आई आता है, जो भी आता है आप एडजस्ट कर लेना, फिलहाल याद नहीं आ रहा है। खैर, तो यहाँ पे सेलिबसी एक्सपेरिमेंट्स यानी ब्रह्मचार्य, कि वो उन्होंने 1906 में ही जो है ये शपथ ले ली थी कि अब इसके बाद वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करेंगे और कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर करवा देती हैं, और सेक्सुअल डिजायर्स का इस्तेमाल करके आपकी सेक्सुअल लस्ट वाली डिजायर्स को ट्रिगर करके कोई आपसे कुछ भी करवा सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और अपनी इस सेक्सुअल डिजायर पे कितना कंट्रोल है ये चेक करने के लिए उन्होंने कुछ सेलिबसी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, ये क्या थे ये एक्सपेरिमेंट्स? जिसमें वो वुमेन्स के साथ नेकेड सोते थे। ही यूज्ड टू स्लीप टोटली नेकेड विथ वुमेन्स। ठीक है, वो वुमेन्स के साथ नेकेड, पूरे एकदम नेकेड जो है वो सोते थे। और वो ये उनका ये कहना था कि मैं वुमेन्स के साथ नेकेड सो के देखूंगा कि मैं सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो पा रहा हूं या नहीं हूं, मैं अपनी जो सेक्सुअल पावर है उसको कंट्रोल भी कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। इस चीज को चेक करने के लिए, अपनी सेलिबसी को जो उनकी प्रतिज्ञा थी ब्रह्मचार्य वाली, उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें वो उनकी 3 वुमेन्स स्पेशली इन्वॉल्व थी, जिसमें से 2 उनकी नीस थी, यानी 2 उनकी अपनी भतीजियां या रिलेटिव्स थी, और एक उनकी फिजिशियन थी। ये जो 2 उनकी नीस थी उसमें से एक का नाम था मन्नू और एक का नाम था आभा, और एक उनकी फिजिशियन थी, फिजिशियन का नाम कुछ था, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है,
जो भी एक उनकी फिजिशियन थी, एक उनकी फिजिशियन थी, ये 3 वुमेन जो है वो बहुत फेमस इस मामले में इन्वॉल्व थी पूरी। तो अब यहाँ पे जो है लोगों ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया, अलग अलग लोगों ने इसको नेगेटिव तरीके से किया। हाउएवर गांधी जी इसको बड़ा ही पॉजिटिव तरीके से देखते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये जो है मेरा अपना सेलिबेसी को टेस्ट करने का तरीका है। लेकिन जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो है वो पावर का मिसयूज किया है, आपने जो है वो अपनी पावर और अथॉरिटी का मिसयूज किया है, क्योंकि लोग आपको एक भला इंसान समझते हैं और आपके हाथ में बहुत सारी पॉलिटिकल पावर है, तो आपने उसका मिस यूज करते हुए वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया है, उनको बहका के सेलिबेसी के नाम पे जो है वो आपने एक्चुअली अपनी हवस निकाली है। इस तरीके से कुछ लोगों ने जो है वो उनके ऊपर क्लेम्स किए। इवन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि उनके काफी क्लोज थे, उन्होंने भी महात्मा गांधी को इस मामले में क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि आप बड़े हिंदू बनने की बात करते हो और बहुत डीप हिंदुइज्म को फॉलो करने की बात करते हो, लेकिन किसी भी हिंदू रिचुअल में इस तरीके से सेलिबेसी को जो है वो एक्सपेरिमेंट करने की कोई कभी बात नहीं कही गई। ये कोई रिलीजियस वे नहीं है सेलिबेसी को टेस्ट करने का, तो आपने यहाँ पे गलत किया है। तो ओवरऑल बहुत सारे लोगों ने इस मामले को बड़ा क्रिटिसाइज किया, बहुत इसके ऊपर हंगामा भी हुआ, लेकिन महात्मा गांधी ने वो सारे क्रिटिसिज्म को फेस किया और उनका एंड तक कहना यही था कि भाई इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू टेस्ट माय सेलिबेसी, कि मेरा ब्रह्मचार्य जो है वो बाकी है या नहीं, मेरा अपने सेक्सुअल डिजायर्स में कितना कंट्रोल है। समटाइम्स ये जो वुमन थी वो उनके साथ जो है वो नेकेड नहाने भी जाती थी और वो जो है वो उनके साथ नेकेड सोती भी थी। इस तरीके से पूरा मामला था। अब वहां पे अब अंदर क्या है क्या नहीं हुआ, सच में कुछ हुआ नहीं हुआ, नोबडी नोज। हाउएवर ये सारी बात, उनका ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये किसी को नहीं पता चलता अगर महात्मा गांधी खुद नहीं बताते। तो ये उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है कि मैंने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये चाहे आप इसको पॉजिटिव देखो नेगेटिव देखो, जो समझना है समझो, लेकिन आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये बड़ी हिम्मत की बात है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है इस लेवल का, जिसको आदमी को पता है कि बहुत हैवी क्रिटिसिज्म आएगा, फिर भी वो आदमी जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद ये बात मेंशन करता है कि मैंने इस तरीके का भी सब किया हुआ है। तो इतनी एटलीस्ट आप इस मामले में ऑनेस्टी का क्रेडिट तो दे ही सकते हो कि हाँ चलो जो भी रहा, जैसा भी रहा मामला, यहाँ पे उन्होंने कम से कम ऑनेस्टी तो दिखाई है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा मामला। और उसके बाद फिर जो है फाइनली कंट्री का जब पार्टीशन हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हो रहे थे 1947 में, तो महात्मा गांधी ने जो है वो पार्टीशन को बहुत अपोज किया था। उनका ये कहना था कि रिलीजन के नाम पे पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो इंडिया हिंदू मेजोरिटी और पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी नेशन आप बना रहे हो, दिस शुड नॉट बी डन, ये नहीं किया जाना चाहिए। रिलीजन के बेस पे जो है वो पार्टीशन नहीं करो, क्योंकि उनका ये कहना था कि फ्यूचर में इस पार्टीशन की वजह से बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं। और इवन फ्यूचर में क्या, जब पार्टीशन हो रहा था उसी वक्त बहुत बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला था लोगों को। हजारों लोग मारे गए थे, मासूम लोग मारे गए थे, न जाने कितनी वुमेन्स का रेप किया गया था दोनों साइड से, न जाने कितने मासूम बच्चे मारे गए थे। तो इस मामले में महात्मा गांधी जो है वो पार्टीशन के अगेंस्ट थे, और उनके इसी अगेंस्ट वाले बिहेवियर को लेके कुछ लोग उनसे नाराज थे, जिसमें से एक नाम था नाथूराम गोडसे। क्योंकि ये लोग जो है ये कट्टर हिंदू नेशनलिस्ट थे, तो ये लोग ये चाहते थे कि जो है इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बने और इस तरीके से पूरा सारे मुस्लिम्स को यहाँ से हटा दिया जाए। जबकि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि नहीं, रिलीजन के नाम पर डिवीजन ना हो और हिंदू मुस्लिम सब लोग को यहाँ पे रहने का अधिकार है, ये नेशन हर किसी का है, जो भी यहाँ पैदा हुआ है ये सबकी कंट्री है। इस तरीके की उनकी सोच थी। तो जब ये नाथूराम गोडसे जैसे जो कट्टर नेशनलिस्ट थे, जो कि प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट नहीं थे, जो लोग जो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म जानते थे, ऐसे कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स ने मिलके फाइनली 1948 में 30 जनवरी 1948 में जो है वो महात्मा गांधी को, जिस वक्त उनकी एज ऑलमोस्ट 80 साल के आसपास थी, उनकी वो गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद फिर यहाँ से महात्मा गांधी जी का जो है वो लाइफ का पूरा मामला एंड हो जाता है। हाउएवर महात्मा गांधी की एंड तक जो कोर फिलॉसफी थी वो यही थी कि भाई नॉन वायलेंस, आपको जो जिंदगी में करना है करो, अपनी बात रखनी है रखो, बिल्कुल रखो, लेकिन आप वायलेंस मत करो, जियो और जीने दो की जो फिलॉसफी है वो महात्मा गांधी जी ने बड़ी प्रमोट की।
कि भाई जियो और जीने दो, आप खुद भी जिंदा रहो, दूसरों को भी जिंदा रहने दो। अपने जिंदा रहने के लिए दूसरे लोगों को मारो मत, उनका अधिकार मत छीनो, प्यार से रहो, प्यार से जीने दो। ये उनका जो है वो कोर आइडियोलॉजी था, नॉन वायलेंस और पीस, वो पीस लवर थे। ठीक है, इस तरीके से जो है वो पूरा उनका मामला था। और इस आदमी को आज भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हाउएवर आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बंदे ने, महात्मा गांधी जी ने कितनी बार जेल को देखा, कितनी बार जेल गए, जेल में 2-2, 3-3, 4-4 साल जेल में बंद रहे। नॉन कोऑपरेशन के बाद उनको, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उनको जेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस के बाद उनको जेल जाना पड़ा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जेल में थे, उनको निकाला गया जेल से, फिर उसके बाद दोबारा उनको जेल में डाला। बहुत, यानी इस बंदे ने देश के लिए बहुत कुछ सहा भी है। और आज जो लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको गालियां देते हैं, इज्जत नहीं करते, तो उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप अपने इलाके का जो बेसिक एमएलए है ना, उसके खिलाफ एक बात नहीं बोल सकते, उससे आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी भी औकात नहीं है। और महात्मा गांधी जी जो थे वो ब्रिटिशर्स से, जो रियल हुकूमत है, जो रथलेस हुकूमत है, सीधा उनसे भिड़ जाते थे, उनके अगेंस्ट बात करते थे। उनकी सारी चीजें सहने के लिए तैयार थे कि तुम मार डालना चाहते हो मार डालो, जेल में डालना चाहते हो जेल में डालो। और ये वो आदमी है भाई, महात्मा गांधी, जिनकी रिस्पेक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग करते थे। इतना एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको पता नहीं, मुझे पता है नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी जी काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, ये काफी अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के। तो जिस आदमी की इज्जत दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट कर रहे हैं, और हिटलर जैसी पर्सनालिटी जो भले दुनिया में नेगेटिवली देखी जाती है लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी, हिटलर भी महात्मा गांधी की इज्जत करता था। तो जब इतने बड़े बड़े लोग जो है, पॉलिटिकल और साइंटिफिक लोग जो है महात्मा गांधी की इज्जत करते थे, तो तुम जो अपने एरिया के एमएलए के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तुम किस मुंह से उनको गाली दे रहे हो? ठीक है, वो एक सेलिब्रेसी वाला मामला है, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये एक पूरा मामला है जो बड़ा फेमस है और कंट्रोवर्शियल एक पार्ट रहा है, महात्मा गांधी की लाइफ का कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा है। ठीक है, वो एक डार्क साइड भी है, एक डार्क पेज है। चलो, उनकी 500 पेज की किताब में एक पेज जो है वो डार्क भी है, थोड़ा सा डार्क है, चलो मान लिया। लेकिन इसके अलावा इस बंदे ने जो गरीब जनता के लिए और पुअर कम्युनिटीज के लिए और लो कास्ट लोगों के लिए जितना काम किया, वो भी तो है ना। एक काले पन्ने की वजह से आप पूरी किताब को थोड़ी ना काला कहोगे। मैं भी बोल रहा हूँ कि ठीक है, चलो ये एक, और ये भी कंट्रोवर्शियल है, एग्जैक्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ किसी को नहीं पता। और इतनी ऑनेस्टी आपको समझनी पड़ेगी कि उस आदमी ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि हाँ भाई ये सारा मामला मैंने किया, तो इतनी ऑनेस्टी का तो क्रेडिट दो कम से कम। खैर, तो ये था पूरा लाइफ जर्नी ऑफ महात्मा गांधी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको पता चली होंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। बाकी तो बेसिक चीजें जो है, फ्रीडम स्ट्रगल आप हिस्ट्री बुक में पढ़ते रहते हो, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल वाले पार्ट को हाईलाइट नहीं किया, उन चीजों को हाईलाइट किया जो आमतौर से हमारी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।